हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीजीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डी ट्रिपल एसबी, बीपीएससी और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज के अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसके अंतर्गत लगभग 50 पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न। और इस प्रैक्टिस सेट में सारे प्रश्न जो हैं व्यक्तिवाद से संबंधित होंगे, तो कंप्लीट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। ऑप्शन ए परस्पर सहयोग, ऑप्शन बी परस्पर आदान प्रदान, ऑप्शन सी परस्पर मिलना और ऑप्शन डी परस्पर विरोध का। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है और व्यक्तिवाद जो है वो राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है और इस प्रकार से व्यक्तिवाद जो है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। तो यहां पर यह बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि व्यक्तिवाद और समाजवाद जो दो विचारधाराएं हैं आपस में परस्पर विरोधी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, ऑप्शन सी डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत और ऑप्शन डी ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत जो है व्यक्तिवादी विचारक अपनी विचारधारा के अनुकूल पाते हैं। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरीके से व्यक्तिवादी जो है डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता के सिद्धांत से कहीं ना कहीं प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद या श्रमिक संघवाद। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दसियों बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न से पहले कुछ और विचारधाराएं जो है वो राज्य को क्या मानती हैं। तो अराजकतावाद की अगर हम यहां पर बात करें तो अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। वहीं सर्वाधिकारवादी राज्य को गौरवान्वित तथा महिमा मंडित करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। और अगर हम कुछ प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों पर नजर डालें तो एडम स्मिथ, हेयक, हर्बर्ट स्पेंसर ये प्रमुख जो है व्यक्तिवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत किससे संबंधित है। तो आप यहां पर बिना सोचे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतांत्रिक समाजवादियों का या व्यक्तिवादियों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्तिवादियों का है। अगला प्रश्न देखते हैं और फिर से एक बार आप सभी लोग देख सकते हैं निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। थोड़ा घुमा करके प्रश्न पूछा गया है लेकिन राइट आंसर सेम ही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाद। आप सभी लोग देख सकते हैं दो बड़ी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकवादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य है प्रमुखता सत्य है, प्रमुखता असत्य है, अर्थहीन है या उपयुक्त में से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2012 में 13 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या होगा। और राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। ये दोनों स्टेटमेंट जो है आइडियोलॉजी से संबंधित हैं और दोनों प्रमुखता सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? सोचने की जरूरत ही नहीं है। समाजवाद, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत? तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत कभी ऐसा नहीं मानेगा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। और राइट आंसर यहां पर आपका बनेगा शास्त्रीय उदारवाद। इसी को व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और शास्त्रीय उदारवाद को आरंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। तो ये यहां पर बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ये चीज ध्यान रखना हमेशा जब आप क्वेश्चन को हल करें। ग्राहम वालास, हेयक, जीडीएच कोल या मिल? और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी। जीडीएच कोल जो है वो व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं है। इसके साथ साथ यहां पर आप सभी को बता दें, कुछ प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं जिन्हें आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्राहम वालास, एफ.ए. हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल, मिस फॉलेट, ये जो हैं कुछ प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, जीडीएच कोल श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। वहीं एजे पेंटी, ए.आर. ऑरेंज, एस.जी. हॉब्सन, ये अन्य श्रेणी के समाजवादी विचारकों में इनकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? एडम स्मिथ, बेंथम, मिल या स्पेंसर? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट स्पेंसर। आप सभी को बता दें, हर्बर्ट स्पेंसर जो है एक प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं और इनका संबंध जो है वो ब्रिटेन से है। आगे अगर हम बात करें इनके कुछ स्टेटमेंट जो संबंधित हैं, तो स्पेंसर ने सब तरह के कल्याण कार्यक्रम जो राज्य की तरफ से संचालित किए जाते हैं उनका खंडन किया है और इन्होंने मताधिकार के विस्तार का भी विरोध किया है। यानी एक तरीके से देखा जाए, हर्बर्ट स्पेंसर सार्वभौमिक मताधिकार के विरोधी हैं। स्पेंसर ने आशा व्यक्त की कालांतर में बाजार समाज को इतना विनियमित कर देगा कि राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। अब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनका नाम ध्यान रखना है, हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तकों में सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड मैन वर्सेस स्टेट अर्थात मनुष्य बनाम राज्य, यह पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछी गई और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? ग्राहम वालास, लास्की, लीकाक या हाब्स? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राहम वालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का जो है वो प्रणेता माना जाता है। ग्राहम वालास की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें पहली पुस्तक है ग्रेट सोसाइटी और नॉर्मन एंजल की जो पुस्तक है उसकी अगर हम बात करें तो दी ग्रेट इल्यूजन है पुस्तक, और बेलाक की पुस्तक द सर्वाइवल स्टेट है और मिस फॉलेट की पुस्तक जो है दी न्यू स्टेट है। तो ये पुस्तकों के नाम ध्यान रखना है क्योंकि पुस्तकों से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है और इस बार भी रहेगी। और आधुनिक व्यक्तिवाद के अगर कुछ अन्य समर्थकों की हम बात करें तो नॉर्मन एंजल, बेलाक और मिस फॉलेट, ये आधुनिक व्यक्तिवाद के कुछ प्रमुख समर्थकों में गिने जाते हैं और ग्राहम वालास तो है ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? लास्की, लीकाक, हाब्स या ग्राहम वालास? इजिली आप अब यहाँ पर ऑप्शन टैकल कर पाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्राहम वालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे कहते हैं लेसेस फेयर, यूटिलिटी यूटिलिटेरियनिज्म या व्यक्तिवाद या इंटरप्रेन्योरशिप? टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिवाद जो है वो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप की बात प्रमुखता से रखता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं? हेराल्ड लास्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और अरस्तु? टीजीटी की परीक्षाओं में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो व्यक्तिवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? प्लेटो, स्पेंसर, रूसो या लॉक?
और राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योग्यतम की अतिजीविता सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और सोशल स्टैटिक्स इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और स्पेंसर जो है वो ये कहते हैं कि योग्यतम की अतिजीविता जो है वही निर्धारित करती है भविष्य समाज का और व्यक्तियों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो या इनमें से सभी। और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसेस फेयर का यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है लेसेस फेयर अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, और उपयुक्त दोनों यानी ए और बी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का सिद्धांत जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है। यहां पर अगर हम बात करें लेसेस फेयर से संबंधित कुछ तथ्यों पर, तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक व्यक्ति GSM बिसेट द गोर्ने की देन है लेसेस फेयर। व्यापार पर लगे अनेक पाबंदियों से तंग आकर एक दिन उनके मुंह से लेसेस फेयर अर्थात चीजों को अपने हाल पर छोड़ दो निकल पड़ा। व्यक्तिवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप से बचने के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है, यह किसने कहा है? CF स्ट्रॉन्ग, KC वियर, लॉस्की या जेम्स वाइस। और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, या स्टेटमेंट प्रोफेसर KC वियर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? आलमंड एंड पॉवेल, लासबेल व कापलॉन, रॉबर्ट ए डहल या गिलक्राइस्ट। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, लासबेल व कापलॉन ने यह परिभाषा दी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण व साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? कैटलिन, हैंस मार्गेंथो, चार्ल्स हैगन, हेराल्ड लेसबेल तथा अब्राहम कैपलन। और राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेराल्ड लेसबेल एंड अब्राहम कैपलन ने शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है शुक्र का दर्शन, नीतिपरक दर्शन, आदर्शवादी दर्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इजिली आप कर पाएंगे, इसे शुक्र का दर्शन कहा जाता है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को भौतिकवादी कहकर विचारकों ने इसकी कटु आलोचना की है। कार्लाइल बेंथम ने उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को शुक्र दर्शन या पिग फिलॉसफी भी कहा है। यह बात ध्यान रखना कि बेंथम द्वारा जो प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन है उसे किसने शुक्र दर्शन कहा है? तो कार्लाइल बेंथम ने कहा है। रॉबर्ट एल मूरे ने कहा है कि यदि हम अंतरात्मा को तिलांजलि दे दें जैसा बेंथम ने किया है तो फिर नैतिक या अनैतिक कार्य नाम की कोई चीज शेष नहीं रहती है। तो इन दोनों विचारकों ने जो है उपयोगितावादी विचारधारा का जो है आलोचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है शक्ति की यह परिभाषा किसकी है? लासबेल, आमंड, स्टन या लास्की की। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ये, शक्ति की यह परिभाषा लासबेल ने दी है। और लासबेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पावर एंड सोसाइटी, जिसमें उन्होंने निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शक्ति के बारे में ऐसा परिभाषा दी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? डेविड एप्टर, एलन बॉल, एमोस या लिकॉक। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलन बॉल। एलन बॉल ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट अर्थात आधुनिक राजनीति व शासन 1988 के अंतर्गत लिखा है कि राजनीतिक क्रिया में मतभेद और उन मतभेदों का समाधान निहित होता है। राजनीतिक स्थिति का सार तत्व संघर्ष अर्थात शक्ति और उस संघर्ष का समाधान है। और अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है
प्रश्न है आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी है? डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेहल, लॉसबेल या आर्थर बेंटले। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर इस प्रश्न का आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थर बेंटले। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना को आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान के बड़े आलोचक हैं और वह उसे अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान को जो बेंटले हैं वो बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंधिया और स्थैतिक कहते हैं। और इस तरीके से ये जो है परंपरागत राजनीति का पूरी तरीके से डिसक्वालीफाई करते हैं या अमान्य करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का तनाव का अध्ययन या मानव स्वभाव का अध्ययन। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? दैवी दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है। अप्राकृतिक और अस्थायी है। सी, प्राकृतिक और दैवीय है किंतु निंदनीय है। डी, प्राकृतिक और लाभप्रद है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और यहां पर अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक और लाभप्रद है। अरस्तु दास्ता के दो प्रकारों का वर्णन करते हैं, एक स्वाभाविक दास्ता तथा एक वैधानिक दास्ता। अरस्तु दासों को सजीव एवं पारिवारिक संपत्ति मानते हैं और अरस्तु ने जो अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा दी है उसमें उन्होंने दासों को बाहर रखा है, अर्थात अरस्तु जो है वो दासों को राज्य का नागरिक नहीं मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या परिणाम निकलकर सामने आएंगे? केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक या भारत के माने जाएंगे, भारतीय मूल के सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, सभी अनिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक और भारत के माने जाएंगे अगर अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को फॉलो किया जाए। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है जिसमें उन्होंने राज्य और नागरिकता से संबंधित अपने विचारों को प्रतिपादित किए हैं। और एक बात ध्यान रखना, अरस्तु जो है वो सिकंदर का शिक्षक था या गुरु था, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? बाध्यकारिता, समीप, स्वेच्छा या दया। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाध्यकारिता जो है नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया और अगला जो पॉइंट है व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवाद की जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, ग्रेवियल आमंड या ग्राहम वालास। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में सम्मिलित करने की बात जो है वो मेरियम के द्वारा ही कही गई थी। मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग जो है वो संचालित किया गया और 1925 में व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत सूत्रपात हुआ। यद्यपि राजनीति शास्त्र में इसका व्यापक प्रचलन दूसरे महायुद्ध के बाद हुआ। व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो अमेरिकी संगठनों का बड़ा योगदान रहा और ये संगठन कौन थे? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है?
चार्ल्स कैटलिन, डेविड ईस्टन, लियो स्ट्रॉस या चार्ल्स मेरियम। और राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? डेविड ईस्टन, लिपसेट, ग्राहम वालास, ग्रेवियल आमंड। और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? कार्ल पापर, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन, एमिल बोरेल। और राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को, रूसी राजनीतिक विचारकों को, एशियाई राजनीतिक विचारकों को, अफ्रीकी राजनीतिक विचारकों को? अच्छा प्रश्न है और इजिली आप कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? प्लेटो, रूसो, ग्रीन या डेविड ईस्टन? और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड ईस्टन जो है वो व्यवहारवादी समर्थकों में माने जाते हैं। डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम, इसे भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहां हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं प्रोडन, मैकियावेली, मैकाइवर, चार्ल्स ई मेरियम। और अब आप सभी लोग आसानी से ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया या किया? बेंथम, मिल, ग्रीन या बार्कर? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेएस मिल ने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन जो है वो किया है। और जेएस मिल कहते हैं कि मताधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो संपत्तिशाली हैं और जो राज्य को कम या अधिक मात्रा में कर देते हैं। रूसो ने क्या कहा है? तो प्रभुसत्ता जनता में रहती, इसका तात्पर्य है कि मताधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? बीएफ स्किनर, डेविड ईस्टन, लियोनार्ड व्हाइट और सुमा। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीएफ स्किनर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? प्रवृत्ति से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कर्मनिष्ठ विज्ञान, सामाजिक रूढ़वादिता की विचारधारा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रूढ़वादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है? व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में, संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में? और राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में उत्तर व्यवहारवाद की सबसे अच्छा जो है व्याख्या की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण, राज्य का अध्ययन, ज्ञान का आधार सुधार नहीं है या प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है? और राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निवेश, निर्मम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, राजनीतिक दलों की व्याख्या में, दबाव समूहों की व्याख्या में, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? व्यवस्थाबद्धीकरण, परमाणीकरण, प्रासंगिकता या समग्रता? और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रासंगिकता का सिद्धांत जो है वो डेविड ईस्टन के व्यवहारवादी सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है। तो डेविड ईस्टन ने जो अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के जो तत्व और लक्ष्य बताए हैं वो क्या है? तो नियमन है, सत्यापन है, तकनीकी पद्धति है, परिमाणीकरण है, मूल्य है, व्यवस्थाबद्धीकरण है, शुद्ध ज्ञान है और समग्रता। ये प्रमुख लक्षण है ईस्टन के व्यवहारवादी सिद्धांत के। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है फांसीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयोगितावाद से या आदर्शवाद से। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद जो है वो प्रत्यक्षवाद से जो है प्रेरणा लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? हेरोल्ड लॉस्की, लासबेल, चार्ल्स बेल, डेविड ईस्टन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। और राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है लासबेल को, एप्टर को, लुसियन पाई को या डेविड ईस्टन को। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड ईस्टन को ये जो है श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है उपादेयता पर, कृत्य पर, ये और बी दोनों पर, उपयुक्त में से किसी पर नहीं। अब राइट आंसर यहां पर आप कर पाएंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता और कृत्य दोनों पर बल देता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है यहां पर, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? तकनीकी प्रभुत्व, पूंजीवादी प्रभुत्व, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व पर। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवादी दर्शन का वर्णन करता है जिसे 1930 के दशक में जर्मनी में विकसित किया गया था। हर्बर्ट मार्क्यूजे, एरिक फ्राम और यूर्गेन हैबरमास जैसे विचारकों ने पूंजीवादी समाज की आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर की है और इसी तरीके से नव मार्क्सवादी जो है विचारधारा पनपती है वहीं से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, इनमें से किसने कहा है राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? ए आर बॉल, डेविड ईस्टन, ग्रेबियल अमंड या लिपसेट। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन का यह स्टेटमेंट है कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है? व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक हित के मध्य विभाज्य दीवार, व्यक्तिगत लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है, सामाजिक हित और कल्याण परंपराओं से आबद्ध है। राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? बेंथम के सुखवाद से, जेस मिल के व्यक्तिवाद से, अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से, अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी संख्या से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेएस मिल के जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है स्टेटमेंट, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात का होना कहीं अच्छा है? अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है और राइट आंसर आपको इजीली टिक कर देना है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? हेगेल, ग्रीन, बोसांके या बेंथम। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंथम जो है एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट, हीगल, टी एच ग्रीन, बर्नार्ड बोसांके, ये सभी क्या है? आदर्शवादी विचारक हैं, जबकि बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? मैकियावेली, बोंदा, हाब्स, लॉक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में शासक को किसी भी नागरिक की संपत्ति छीनने का स्पष्ट विरोध करता है और उसी बारे में यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट उसने दिया है कि कोई व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति की हानि को वो नहीं भूल सकता है। तो दोस्तों ये थे आज व्यक्तिवाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15।
जिसमें मृत्यु आज से संबंधित सभी पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।